हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम एक और टॉपिक का बेटा नोट्स लेके आए हैं जिसका नाम है असामान्य अणुभार या असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। और ये ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हम आपके इसके नोट्स लेके आए हैं। अगर आपके इसकी क्लास को समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, तो इसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए नोट्स डाल दिया गया है, तब तक आप इसका नोट्स बना के रख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, असामान्य का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ भी जब सामान्य ना हो तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य कहते हैं। फ़िलहाल के लिए जब आप थ्योरी वाली क्लास करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका मतलब समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि विलय को जब विलायक में घोला जाता है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। विलय को जब विलायक में घोला जाता है तो विलय के अणुओं का संगुणन, संगुणन का मतलब होता है बेटा जुड़ना, संगुणन या वियोजन, वियोजन का मतलब होता है अलग होना है, टूटना, वियोजन होता है, जिसके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, अणुसंख्यक गुणधर्म का अणुसंख्यक गुणधर्म का बेटा वीडियो डाल दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर प्राप्त अणुभार का मान उसके सही अणुभार से क्या होता है बेटा, भिन्न प्राप्त होता है, जिसे असामान्य अणुभार कहते हैं। तो ये असामान्य अणुभार की परिभाषा होगी। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा क्या होते हैं। तो याद रखना, विलय को जब विलायक में घोला जाता है तो विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होता है, जिसके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म का मान उसके सही अणुसंख्यक गुणधर्म से क्या होता है बेटा, भिन्न प्राप्त होता है, जिसे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब ये अणुसंख्यक गुणधर्म को सुधारने के लिए जो भी असामान्यता आ रही है उसके लिए एक और हमारे पास टॉपिक आया जिसका नाम है वांट हाफ घटक। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पूछा जाने वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या पूछा गया इसमें, देखिए कि वांट हाफ घटक कह सकता है, वांट हाफ कारक कह सकता है, या वांट हाफ गुणांक कह सकता है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन इस तरह यहाँ से आएगा तो लिखा हुआ देखिए, विलयन में विलय कणों का संगठन, संगुणन या वियोजन होने पर उनके अणुसंख्यक गुणधर्म तथा अणुभार सामान्य से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे सुधारने के लिए आई फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्या है, किसका उपयोग किया जाता है बेटा, आई फैक्टर का उपयोग किया जाता है। लिखा है कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है या वांट हाफ कारक कहलाता है। प्रेक्षित का मतलब बेटा जो आपने ऑब्जर्व किया, सामान्य का मतलब जो उसका बेटा होता है, ठीक है। कैलकुलेटिव वैल्यू इसको बोला जाता है, ठीक है, सामान्य को, ठीक है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग बेटा देखेंगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ पर ये आ गया देखिए। तो ये आई फैक्टर है। तो आई फैक्टर को निकालने के लिए थे कि आई फैक्टर मतलब प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म का जो अनुपात होता है उसी को वांट हाफ गुणांक यानी आई फैक्टर कहते हैं। और आई फैक्टर का उपयोग बेटा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा असामान्य अणुभार आ रहा है उसको सुधारने के लिए हमें आई फैक्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आई फैक्टर देखिए, यहाँ पर पाई, यहाँ पर क्या है, परासरण दाब है। तो परासरण दाब की बेटा ये ऑब्जर्व वैल्यू है और यहाँ पर ये कैलकुलेटिव वैल्यू है। तो ऑब्जर्व वैल्यू बटे कैलकुलेटिव वैल्यू। यदि आप यहाँ पर देखेंगे कथनांक में उन्नयन का है तो ऊपर ऑब्जर्वेटिव वैल्यू होगी और नीचे कैलकुलेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। जब हम लोग बेटा यहाँ पर बात करते हैं आई अणुभार के विषय में, तो हम लोग जानते हैं कि जो परासरण यानी जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ऊपर हमारा बेटा क्या रहेगा, कैलकुलेटिव ऊपर हो जाएगा, अणुभार कैलकुलेटिव ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म का उल्टा होता है, इसलिए इसको उल्टा किया गया बेटा। तो अणुभार एम कैलकुलेटिव अपॉन अणुभार एम ऑब्जर्व यहाँ पर है प्रेक्षित अणुभार। या आप इसका तीसरा तरीके से और निकाल सकते हैं, संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या या सामान्य कणों की संख्या। तो ये इस तरीके से हम लोग आई फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया भी है, ध्यान से देखिएगा, कि जहाँ पर डेल्टा ओबीएस ऑब्जर्वेटिव एंड तथा
डेल्टा कैलकुलेटिव अणुसंख्यक गुणधर्म के क्रमशः प्रायोगिक तथा सामान्य मानों को निरूपित करते हैं इसी प्रकार। तो ये बेटा इसके क्या है, ये इसके प्रायोगिक वैल्यू है और ये बेटा इसके क्या है, सामान्य वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हम जानते हैं कि हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो उनका अगर हमें आई फैक्टर निकालना होगा तो उनके लिए देखिए आई फैक्टर निकालने के लिए चारों फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं। वाष्प दाब के अवनमन के लिए बेटा कौन सा, आई बराबर डेल्टा पी ऑब्जर्वेटिव अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटिव। क्वथनांक का उन्नयन के लिए बेटा क्या लिखा गया है कि आई फैक्टर डेल्टा टी बी ऑब्जर्वेटिव अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटिव। हिमांक का अवनमन के लिए बेटा क्या लिखा गया है, आई बराबर डेल्टा टी एफ ऑब्जर्वेटिव है और डेल्टा टी एफ कैलकुलेटिव है। परासरण दाब के लिए बेटा क्या हो जाएगा, पाई ऑब्जर्वेटिव एंड पाई कैलकुलेटिव। तो इस तरीके से जो हमारे अणुसंख्यक असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म आ रहा है उसको सुधारने के लिए हम लोग आई फैक्टर का उपयोग करते हैं। यदि आई फैक्टर अगर मान लीजिए वाष्प दाब में असामान्य अणुभार आ रहा है वाष्प दाब के लिए तो वहाँ पर आई फैक्टर इस फार्मूले से निकालेंगे। क्वथनांक के उन्नयन होगा तो इस फार्मूले से निकालेंगे। हिमांक का अवनमन होगा इस फार्मूले से निकालेंगे। और परासरण दाब के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो इतनी बात बेटा यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद बेटा देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बात समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए यहाँ पर समझिएगा, हालांकि मैं ये थ्योरी वाली क्लास में सब बताऊँगा। तो वियोजन का मतलब ही होता है बेटा टूटना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम NaCl के लिए आई फैक्टर निकालने वाले हैं। किसके लिए बेटा, NaCl के लिए आई फैक्टर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए NaCl टूटता है Na प्लस में और Cl माइनस में। प्रारंभिक समय में आप देख रहे हैं NaCl पूरा 1 था और यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस में टूटा, यानी प्रारंभिक समय में ना तो वो Na बना था तभी जब टाइम बेटा क्या था, 0 था। अभी यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर बेटा टाइम क्या था, 0 था। टाइम जब 0 था तो NaCl बिल्कुल टूटा ही नहीं। तो ये जो Na प्लस और Cl माइनस था प्रारंभिक समय वो बेटा क्या बना, 0 बना। लेकिन जैसे ही समय बीता तो मान लेते हैं कि t समय पश्चात, कितना बेटा, t समय पश्चात यहाँ पर ये जो बना है बेटा अल्फा बना। आप अपने समझने के लिए x भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे x लिखो या अल्फा लिखो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ से ये Na प्लस बना और Cl माइनस बना। तो अब जरा यहाँ पर बात देखो, ये निकला कहाँ से, NaCl से ही तो अलग हुआ है। तो ये x बाहर निकल गया तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा लिखो या 1 माइनस x लिखो, जो तुम्हारी मर्जी की बात हो। अब ये तो हमारी बेटा क्या है, कैलकुलेटिव वैल्यू है। देखो ये हमारा पहले से हमको 1 दिया गया था और हमने प्रायोगिक मान इतना पाया है। तो ये वियोजन के पश्चात हमें ये मिला। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, आई बराबर, ऊपर प्रायोगिक मान लिखते हैं ना बेटा, कौन सा मान, प्रायोगिक मान। तो प्रायोगिक मान में देखिए ये हमारे पास मात्रा है, ये मात्रा है, ये मात्रा है, तो ये बेटा सब जुड़ जाएंगी। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन टोटल वैल्यू कितनी थी, 1 थी। कैलकुलेटिव वैल्यू कितनी थी, 1। तो ये वैल्यू कैलकुलेटिव वैल्यू होती और ये ऑब्जर्वेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव वैल्यू। तो अगर NaCl के लिए आई फैक्टर निकालेंगे तो आई बराबर आई, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आई प्लस अल्फा बचेगा। जहां पर अल्फा बेटा क्या है, वियोजन की मात्रा। आप अल्फा की जगह पर x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, वियोजन की मात्रा आ जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम बेटा कैल्शियम क्लोराइड के केस की बात करेंगे, ये देखिए अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के केस की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि CaCl2 है, ये टूट जाएगा Ca+2 में और Cl माइनस में बेटा ये टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम जब 0 था तो ये कैल्शियम पूरा का पूरा था। उस समय ना तो Ca+2 बना था ना ही Cl माइनस बना था। ठीक है, टाइम जब थोड़ा सा बीत गया तो यहाँ पर देखो ये अल्फा बना है और यहाँ पर इसके 2 क्लोराइड के 2 आयन बन रहे, इसलिए 2 अल्फा हो गया। जितना आयन बनता उतना अल्फा हो जाता है, 2 अल्फा बन गया। तो ये ऑब्जर्वेटिव वैल्यू हमको मिल गई, ये कैलकुलेटिव वैल्यू है। तो आई बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आई ये ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये और ये सब जुड़ जाएंगे और नीचे कैलकुलेटिव वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। यहाँ से अल्फा कट जाएगा तो आई प्लस 2 अल्फा बन गया। ठीक है, इस तरीके से बात क्लियर है ना। अभी यहाँ पे देखिए वियोजन की मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा देखो, अगर मुझे Al2 एल्युमिनियम सल्फेट के लिए हम बात करते हैं तब क्या होता है, देखो ये एल्युमिनियम सल्फेट है बेटा, ये Al+3 में SO4-2 में टूट गया। टाइम 0 था, एक मात्रा थी, कुछ नहीं बना, कोई वियोजन नहीं हुआ, यानी कोई आयन नहीं फॉर्म हुआ जब टाइम रिएक्शन ही नहीं हुई। यहाँ पर टाइम T हो गया तो यहाँ पर से 2 आयन बनने तो 2 अल्फा, यहाँ पे 3 सल्फेट बनने तो 3 अल्फा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सबको हमने आई फैक्टर निकाला तो आई माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा।
और अपॉन में बेटा क्या होता है 1 है यहाँ पर, तो अपॉन में बेटा क्या है 1 है, क्योंकि कैलकुलेटिव वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 है। यहाँ से बेटा देखिए ये 5 अल्फा हो जाएगा, 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 अल्फा। तो ये इस तरीके से हम लोग बेटा क्या निकाल रहे हैं, वियोजन की मात्रा हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब इसी पे बेस्ड बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको भी हम लोग साथ में समझ लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। क्लियर है बेटा? चलो चलिए देखिए बेटा इसका न्यूमेरिकल भी साथ में लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1000 ml विलियन में 5.85 ग्राम NaCl घोला गया है जिसका परासरण दाब 4 atm पाया जाता है। देखिए इसका ये ऑब्जर्वेटिव वैल्यू दिया है बेटा, कितना ऑब्जर्वेटिव वैल्यू है, ये प्रेक्षिक जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, ये आपको दी गई है 4 atm दिया गया। तो कितना बेटा दिया गया है 4 atm दिया गया है। NaCl की वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा आपको ज्ञात करना है। किसकी मात्रा ज्ञात करनी बेटा, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए सवाल बहुत आसान भी हैं और कह सकते हैं कठिन भी हैं यदि आप इनको नहीं समझेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी जब थ्योरी वाली क्लास होगी, अभी ये तो नोट्स है, तो आप वहाँ पर इसको समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें ए और बी मान लीजिए, ए आपका जल है और बी कौन है, NaCl है। ठीक है बेटा, तो इसका आप अणुभार निकालेंगे तो 18 आएगा और इसका अणुभार निकालेंगे तो 58.5 आएगा। कितना घोला गया है, तो WB है 5.86 ग्राम, या इसको हम सॉल्व करने के लिए 8.5 ग्राम कर लेते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कितना बेटा, ये 8.5 ग्राम है। आयतन कितना है, 1000 ml है। आयतन बेटा कितना है, 1000 ml है। आयतन मेरे बेटा बच्चों कितना है, 1000 ml आयतन है। तो आयतन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1000 ml आयतन है। साथ में टेम्परेचर कितना दिया गया बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर को हमने परम ताप में बदल लिया, 300 केल्विन कर लिया। 27 में 273 जोड़ोगे 3 से केल्विन हो जाएगा। और पाई ऑब्जर्वेटिव कितना दिया, 40 एटम। अब हमें क्या निकालना है, आई फैक्टर निकालना। तो आई फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर परासरण दाब से संबंधित है तो पी ऑब्जर्वेटिव यानी पी प्रेक्षित मान अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, सामान्य मान। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब ये होगा फार्मूला इसका। आई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पाई, ये बेटा प्रेक्षित मान है, और नीचे बेटा पाई कौन सा मान होता है, कैलकुलेटिव मान होता है। अब ऑब्जर्वेटिव तो आपको दे दिया गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, कैलकुलेटिव निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेटिव निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है पाई का, कि WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T MB इंटू V इन ml, ये फार्मूला होता है। सारी वैल्यू को आप रखोगे, हल कर लोगे, इतना आप कर सकते हैं। आपको जो कैलकुलेटिव वैल्यू मिलेगी 2.49 एटम मिलेगी, कैलकुलेटिव वैल्यू आ गई। अभी आपको हमने आगे बताया है, पहले NaCl है ना, उसी का वियोजन हो रहा है, उसी की वियोजन मात्रा निकालनी। तो NaCl बेटा देखो Na प्लस में Cl माइनस में टूटेगा। जब टाइम 0 था तो पूरा का पूरा था, उस समय Na प्लस और Cl माइनस 0 0 बना था। लेकिन जैसे ही टाइम थोड़ा सा बीता, x इनका मान अगर बन गया तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब थोड़ी देर के लिए आपके मन में विचार ये आ रहा होगा, सर ये x और ये x, यहाँ से 2x निकलना चाहिए। वो बेटा तुम्हारे सिर्फ सोचने की बात है। अगर हम मुर्गे को काटेंगे तो एक तरफ उसका सिर जाएगा तो दूसरी तरफ उसका शरीर जाएगा, वही वाली कहानी है। तो वो 2 भागों में टूट गया। ठीक है, इसको समझिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अभी हमने आपको पढ़ाया था कि आई जब भी निकाला जाता है तो ऊपर हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेटिव वैल्यू लिखते हैं। तो इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ऊपर रहेगा और 1 नीचे रहेगा। तो ये देखिए आई बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स 1 1। ठीक है, तो आई बराबर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो आई का मान हमारे पास आ गया, और यहाँ पर एक्स बेटा क्या है, वियोजन की मात्रा है। एक्स हमारा बेटा क्या है, वियोजन की मात्रा है। हमने कहा था चाहे एक्स से लिखो चाहे बेटा अल्फा से लिखो, तो ये क्या है, वियोजन की मात्रा है। तो आई बराबर पाई ऑब्जर्व और पाई कैलकुलेटिव होता है, तो आई की जगह पे 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेटिव और ये वैल्यू आपने रख दिया, तो 1 प्लस एक्स है। यहाँ से बेटा एक्स का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 0.60। तो यही हमारी बेटा क्या हो जाएगी, वियोजन की मात्रा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वियोजन की मात्रा कितनी है बेटा,
60 है। तो ये हमारी बेटा क्या होगी, वियोजन की मात्रा होगी। क्लियर है, समझ में आ रही हैं बातें? अगर आ रही हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यह अच्छा न्यूमेरिकल था और इसी तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत टफ चीज़ें नहीं रहती हैं कहीं पर भी। जब आप इनको समझेंगे, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी बेटा इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। फिलहाल अगला एक और सवाल है। बहुत मेहनत लगती है बेटा, नोट तैयार करना, बच्चों को पढ़ाना, बहुत सारे काम रहते हैं बेटा। चलो, अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा कि 100 ग्राम जल में 1 ग्राम NaCl विलय कर 1 विलयन बनाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक इतना हो तथा NaCl की वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। NaCl के लिए हिमांक का अवनमन इतना है। तो हिमांक का अवनमन भी कह रहा है ना, मोलल अवनमन स्थिरांक है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध किसके साथ है, हिमांक के साथ है। और हमने आपके हिमांक के नोट्स आपको दिए हैं। सबसे पहले जब भी आप सवाल लगाइए विलियन चैप्टर के, जब भी आपको सवाल लगाना है तो सबसे पहले आपको ए और बी मानना है। ए और बी आप जैसे ही मान लेंगे, आपको एम ए और एम बी निकाल लेना, तो यहाँ से कुछ हद तक आपका सवाल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है कि मोलल कहाँ गया है, ये देखिए हिमांक में अवनमन आपको दिया, यानी ये ऑब्जर्वेटिव वैल्यू है, ये हमको ऑब्जर्वेटिव वैल्यू दी गई है। तो कितनी दी गई है, तो डेल्टा TF ऑब्जर्वेटिव 0.604 के इसका मात्रक है केल्विन में। डब्ल्यू भी आपको 1 ग्राम दिया गया, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखिए 1 ग्राम NaCl है तो डब्ल्यू भी 1 ग्राम है। 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी डब्ल्यू कितना है बेटा, 100 ग्राम है। ठीक है, KF मोलल अवनमन स्थिरांक है, तो बेटा हम इसको क्या लिखते हैं, KF। तो KF कितना दिया है, 1.85 केल्विन पर मोल, ये आपको दिया गया। यहाँ से हमें फाइंड करना है एक्स या अल्फा, यानी वियोजन की मात्रा कैलकुलेट करनी। तो इसी तरह से सवाल आते हैं तो बहुत आसान सवाल रहते हैं। सबसे पहले आप लोग डेल्टा TF कैलकुलेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेटिव पता है तो आपको कैलकुलेटिव निकालना है। तो ये इसका फार्मूला होता है KF इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन MB इंटू डब्ल्यू, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ से बेटा सारे मान आप लोग भरेंगे, वैल्यू को हल करेंगे, तो आपको जो डेल्टा TF कैलकुलेटिव मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 0.316 केल्विन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए NaCl है, तो यहाँ पर अब बेटा हम NaCl का क्या करने वाले हैं, NaCl का हम लोग वियोजन करने वाले हैं। और जब हम बेटा NaCl का वियोजन करेंगे तो जब टाइम 0 था तो NaCl पूरा का पूरा था। उस समय यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिला Na प्लस या Cl माइनस, वो 0 मिला था। लेकिन जब रिएक्शन टी टाइम हो गई, थोड़ा समय हो गया, तो यहाँ से x और x बन गया। तो ये x कहाँ से निकले हैं, तो बेटा ये 1 से निकले, इसलिए 1 माइनस x यहाँ पर बनेगा। अब आई फैक्टर अभी हमने आपको पीछे निकालने का तरीका बताया था। ये जो हमारी ऑब्जर्वेटिव वैल्यू होती हैं, इनको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर हम प्लस में लिखते हैं, और यहाँ पर ये कैलकुलेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर इसको बेटा हम नीचे लिखेंगे। x से x कट जाएगा तो 1 प्लस x और i बराबर ही आ जाएगा, जहाँ पर x बेटा क्या है, ये वियोजन की मात्रा है। ठीक है, ये बात याद रखना, x आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वियोजन की मात्रा है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, वांट हाफ फैक्टर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा TF ऑब्जर्वेटिव अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटिव अपॉन i होता है। i की जगह पे हम लोग 1 अपॉन x निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, वियोजन की मात्रा है। इससे इसको हल किया तो बेटा 1.96 आएगा, और यहाँ पर 1 प्लस x है, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बेटा आपका x की वैल्यू आएगी 0.91। तो ये हमारी बेटा क्या है, वियोजन की मात्रा है। तो बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ को समझाने में, नोट्स बनाने में, लिखना पड़ता है। टीचर रात और दिन जागता है, सोचता है कि कल की क्लास से क्या पढ़ाना होगा, बच्चे को कैसे समझाना होगा। तो इसलिए आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि आप लोग जब भी क्लास किया करें बेटा, तो टीचर को जब भी आप क्लास करिए तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आपके पास इतना अच्छा डाटा पहुँचा रहा है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो और वो मेहनत से बनाता है नोट्स को। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोग। इसीलिए आज की क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका नाम क्या था, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वीडियो अगर बेटा पसंद है तो इसको लाइक, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर का धीरे धीरे नोट्स मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।